ओके, 1 मिनट में चालू करता हूँ मैं। तो पहले तो हम लोग एक बार किरचॉफ लॉ का रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद आई मूव फॉरवर्ड। तो फिर पहले तो मैं विट्सन ब्रिज कराऊंगा और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले तो मैं किरचॉफ का 2 मिनट रिवीजन करा देता हूँ, फिर विट्सन ब्रिज का डेरिवेशन जो तुम्हें लिखना है, और उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल है ना। बस 1 मिनट रुक जाओ, और भी 3-4 लोग आ रहे हैं, फिर मैं चालू कर रहा हूँ, है ना। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा था कि किरचॉफ का लॉ क्या होता है। तो किरचॉफ के 2 लॉ थे, कौन से थे? एक तो करंट लॉ, एक वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं और वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो ये पहला वाला था, बहुत आसान था पहला किरचॉफ करंट लॉ, कि करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स करंट लिविंग द नोड। किसी भी पॉइंट पे सर्किट में, किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है ना, क्योंकि चार्जेस एक पॉइंट पे एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। ये तो पहला था। और दूसरा लॉ क्या था? दूसरा था कि किसी भी सर्किट में जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना पोटेंशियल घटेगा। द टोटल वोल्टेज राइज विल बी इक्वल टू द टोटल वोल्टेज ड्रॉप। ये था हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना। अब इनको हमने यूज कैसे किया था, मैं एक बार तुम्हें वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रूल्स फॉर केवीएल क्या थे हमारे, तो ध्यान से देखना, एक बार रूल्स वापस देख लो। तो रूल्स थे ये कि अगर मान लो कि ये कोई रजिस्टर है आर और इसमें करंट है आई, अगर आप जा भी इधर रहे हो और करंट भी इधर है, मतलब आपकी डायरेक्शन और करंट की पैरेलल है, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है माइनस आई आर। लेकिन अगर उल्टा है, मान लो कि रेजिस्टेंस आर है और मान लो करंट सामने से आ रहा है, ठीक है, और आप इधर जा रहे हो, अगर दोनों अपोजिट है तो आपने लिखना है प्लस आई आर, है ना। तो आप जहां जा रहे हो, करंट जहां जा रहा है माइनस आई आर, आप जहां जा रहे हो करंट सामने से आ रहा है, तो क्या आएगा? प्लस आई आर। उसी तरीके से अगर मान लो आप किसी सर्किट में मूव कर रहे हो और मान लो ईएमएफ ई है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर मान लो आप इधर से आ रहे हो तो आपको पहले क्या मिला? पॉजिटिव, तो आपको लिखना है माइनस ई। लेकिन सपोज करो कि इस तरीके से, मान लो आप सामने से आ रहे हो, माइनस प्लस, और आपको पहले क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नेगेटिव टर्मिनल, तो आपको लिखना है प्लस ई। तो ये चारों रूल तुम्हें याद रखने हैं। कौन से? कि जहां जा रहे हो करंट उधर जा रहा है माइनस आई आर, जहां जा रहे हो करंट सामने से आ रहा है प्लस आई आर। अगर आपको जाते हुए पहले पॉजिटिव मिला तो ई, और जाते हुए पहले नेगेटिव मिला तो आपको क्या लिखना है? जाते हुए पहले पॉजिटिव मिला तो आपको लिखना है माइनस ई, और पहले नेगेटिव मिला तो आपको क्या लिखना है? प्लस ई। तो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये एक रजिस्टर है, ये अपनी एक बैटरी है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास एक उल्टी बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और मान लो ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, इसका ईएमएफ E1 और इसका ईएमएफ 2E1। ठीक है, या सपोज करो E और 2E ले लो। ठीक है, और पॉइंट्स में लिख रहा हूं A B C D E और F। ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए अपने, कौन से जितने भी पॉइंट्स हैं हमारे A B C D E F, ये सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए। ठीक है, अब सुनो, आपको क्या करना है, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या करंट है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर क्या करंट है। तो इस सर्किट में अननोन ये है, या फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस रजिस्टर में कितना करंट होगा। तो ए बी सी डी ई एफ, ये ईएमएफ ई, ये ईएमएफ 2E, आर आर और हाँ धीरे पूछो क्या हो। नहीं सर, गलती से हो गया, गलती से। तो इस सर्किट में अब आपको बताना है कि इस रजिस्टर से कितना करंट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आपको क्या बोला? आप कोई भी एक बैटरी ले लो, जैसे मान लो मैंने 2E ले ली, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो मैंने कितना करंट निकाला, मान लो मैंने यहां से करंट निकाला I, तो यहां पे भी कितना करंट होगा I। अब सपोज करो कि इस I में से जो I1 करंट है वो उधर चला गया, तो यहां पे पहुंच आ ही रहा था, I1 वहां गया, तो नीचे कितना जाएगा? नीचे आ जाएगा I माइनस I1। तो इस बैटरी में कितना जाएगा? I माइनस I1। याद रखना, बैटरी में जितना करंट जाता है उतना ही करंट बैटरी से निकलता भी है, तो निकलेगा भी कितना? I माइनस I1। उधर से कितना आ रहा है? I1। यहाँ पे कितना आया? I1।
यहाँ पे दोनों करंट मीट करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा I, ताकि बैटरी में वापस कितना पहुंचेगा I। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी एक बैटरी ले लो, तुम्हारी इच्छा हो, तुम ई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वहां से करंट निकाल दो और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन सही कब होगा, जब जितना करंट बैटरी से निकला है उतना का उतना करंट बैटरी पे पहुंचना भी चाहिए। देखो बैटरी से कितना निकला I, और बैटरी में पहुंच भी कितना रहा है I, तो इसका मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम करेक्ट है। अब अपने पास कितने वेरिएबल है, ध्यान से इक्वेशन देखो तो 2 वेरिएबल है, एक तो I और एक I1। तो अपने को 2 लूप लेने कोई भी, तो एक लूप तो मैं ले लेता हूं ये वाला, कौन सा, ABEFA। इस लूप के लिए आप अपनी कॉपी में किरचॉफ इक्वेशन लिखो। एक लूप में ले रहा हूं BCDEB, मतलब B से C, C से D, D से E से B। याद रखना जहां से चालू कर रहे हो खत्म भी वहीं पे करना। इन दोनों के लिए आप किरचॉफ इक्वेशन लिखो, और आप जिसको डाउट है पूछ लो। हाँ देवांश, डाउट है तो पूछ लो। सर मेरा ये डाउट है कि इसमें हमें फिर एक ही सेल को लेना है, राइट? मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें दोनों से नहीं सेल को। देख, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे को क्या आइडिया है कि ये क्वेश्चन करते कैसे, मैं दोनों सेल से भी करंट निकाल कर सकता हूँ, है ना। लेकिन अभी तक तुम लोग इतने प्रॉफिट नहीं हुए हैं, तो तुम कोई एक सेल ले लो, उससे करंट निकालो और पूरी सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। बेस्ट तरीका है ये। किरचॉफ लॉ की खास बात ये है कि तुम जितने सेल से चाहे करंट निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या है कि तुम लोगों को इतना अभी तक इतना प्रॉफिट हुए नहीं हुआ, बोल रहा हूँ ना, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, फिर 6, 7, 8 सब में किरचॉफ लॉ है। तब तक तो तुम सीख जाओगे कैसे क्या करना है। लेकिन अभी राइट नाउ इस क्वेश्चन को ऐसे करो। एक बार इन दोनों लूप्स के लिए मुझे इक्वेशन लिख के बताओ, ABEF है और BCDEB। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछो। आप इसे एक बार सॉल्व करके एक बार कर दीजिए, क्योंकि मेरे को एक नई स्लाइड चाहिए ताकि मैं उस पर ड्रॉ करके आपको बता दूं। मुझे उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, मैं कर नहीं पाया। इस पे मैं लिख रहा हूँ। एक बार सबने लिख लिया इसका, A से B, B से E, E से F और F से A। जिसको नहीं भी आता है वो समझ लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई हाईफाई चीज नहीं है। A से B आए तो क्या करना है, B से E जाओ तो क्या करना है, E से F जाओ तो क्या करना है, F से A आओ तो क्या करना है। और BCDE इस सर्किट में कॉपी में बना लो, और प्लीज ट्राई कर लो इसको मेरे साथ। तो सबसे पहले हम A से B की तरफ जाते हैं। देखो हम कहां से कहां जा रहे हैं, हम जा रहे हैं A से B, लेकिन ध्यान से देखो करंट कहां से आ रहा है, I1 करंट B से A आ रहा है, मतलब अपोजिट आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस I1R। अब B पे पहुंच गए। अब अपने को कहां से कहां जाना है, B से E। तो B से E जाओगे तो पहले आपको क्या मिला, पहले नेगेटिव मिला ना, तो आप क्या लिखोगे, प्लस E। आप B से E पहुंच गए, और तो कुछ है ही नहीं। E से F, वापस ध्यान से देखो, आप जा रहे हो E से F, करंट आ रहा है सामने से। आप कहां से कहां जा रहे हो, E से F, करंट आ रहा है सामने से, तो वापस अपन क्या लिखेंगे, प्लस I1R। F से पहुंच गए, F से A कुछ नहीं है, तो इक्वल टू क्या कर दो तुम्हारा 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से तुम्हें I1 तो वैसे ही मिल जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 2Y1R, तो कितना आया, -E। तो अपना I1 कितना आया, -E/2R। ये टेंशन मत लेना कि सर नेगेटिव आ रहा है, इस नेगेटिव का मतलब है कि मैंने करंट क्या एज्यूम किया, उधर जा रहा है, बट नेगेटिव का मतलब है करंट उल्टा है। मतलब हमने क्या एज्यूम किया था, करंट B से A जा रहा है, इस नेगेटिव का मतलब है करंट A से B आ रहा है, और कुछ नहीं। तो अपने पास I1 आ गया। अब अपन सेकंड सर्किट में आते हैं। तो पहले अपन जाते हैं B से C, B से C तो कुछ है ही नहीं। फिर अपन जाते हैं C से D, C से D जा रहा हूं तो पहले कौन सा टर्मिनल मिला, पॉजिटिव, तो मैंने क्या लिखना है, -2E। फिर अपन C से D जा रहे हैं, अपन जा रहे हैं C से D, करंट आ रहा है सामने से, तो मैं क्या लिखूंगा, प्लस IR। अब D से E तो कुछ है नहीं। अब जाते अपन E से B, E से B जाओगे तो आपको पहले क्या मिला, पहले आपको मिला पॉजिटिव टर्मिनल, तो वापस क्या लिखोगे, -E, इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा C। आया समझ में। तो ये 2 किरचॉफ इक्वेशन हमने लिखी है, ये वाली। तो इससे आपको I मिल जाएगा, उससे आपको I1 मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या लिखते हैं, किरचॉफ की इक्वेशंस लिखते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। सर मुझे मेरा क्वेश्चन पूछना है। हाँ एक सेकंड रुक जाओ देवांश, एक सेकंड रुक जाओ। आपका क्वेश्चन वैसे किस बारे में है, किरचॉफ्स लॉ पे ही बेस्ड है। हाँ क्या क्वेश्चन है, पूछो एक बार। सर पूछ नहीं सकता, वो सर्किट डायग्राम है उसमें, इसीलिए मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए। तो ठीक है, मैं क्लास के एंड में देखो ब्लैंक स्लाइड दे दूंगा एक बार। ओके। अच्छा ये सबको क्लियर है ये चीज, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विटसन ब्रिज। तो विटसन ब्रिज है क्या, सबसे पहले अपनी कॉपी में सब ये वाला सर्किट डायग्राम बना लो। जिसको नहीं आता है देखो वो भी बना सकते हो।
P ये रेजिस्टेंस के नाम है, Q ये एक और रेजिस्टेंस है, R और ये एक रेजिस्टेंस है S, ठीक है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा है और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस में लूंगा G, और नीचे मैंने लगा रखी है एक बैटरी। ये क्या लगा रखी है मैंने? एक बैटरी, ठीक है। अब विट्सन ब्रिज का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। तो विट्सन ब्रिज का मतलब ये होता है कि वो क्या कंडीशन होगी कि इस गैल्वेनोमीटर से आपका करंट फ्लो नहीं करे, मतलब हमें उस कंडीशन पे पहुंचना है कि इस G में करंट ना हो। तो अपन कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से देखो। मान लो बैटरी से करंट निकला I, यहां पे करंट आया I, तो इधर भी कितना होगा I। अब मान लो कि यहां पे करंट बढ़ गया, मान लो ऊपर गया I1, तो इस ब्रांच में कितना आएगा आप खुद बताओ, इस ब्रांच में कितना आएगा I माइनस I1, ठीक है। अब यहां पे पहुंचा अपना I1, अब यहां पे फिर करंट को बांटना पड़ेगा। मान लो इस गैल्वेनोमीटर से करंट गया IG, तो इधर कितना करंट आएगा I1 माइनस IG, क्योंकि यहाँ पे I1 पहुंच रहा था, IG यहां चला गया, उधर गया I1 माइनस IG। अब ध्यान से देखो तो इस जंक्शन पे इधर से कितना करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, ऊपर से कितना करंट आ रहा है, ऊपर से करंट आ रहा है IG, लेकिन अपने को किरचॉफ करंट लॉ तो फॉलो करना है। तो दो तरफ से करंट आ रहा है, मतलब इधर क्या होगा, करंट जाएगा। कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 प्लस IG। तो एक करंट इधर से आ रहा है, एक करंट इधर से आ रहा है, दोनों जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ पे I1 है, या माइनस I1 है, कट जाएगा। यहाँ माइनस IG है, यहाँ IG है, कट जाएगा। तो बेसिकली वापस करंट कितना हो गया I। तो मतलब हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है, क्योंकि बैटरी से जितना करंट निकला उतना वापस पहुंच रहा है। इस सर्किट को जल्दी से अपनी कॉपी में बना लो, एक बार जल्दी बना लो इस सर्किट को अपनी कॉपी में। लगाने के बाद 4 नोडल पॉइंट लगा देना। कौन सा? A, B, C और D, ये 4 नोडल पॉइंट लगा देना आप। जल्दी बनाओ इसको, कोई डाउट है अब तक तो इस सर्किट में पूछो। और फिर ये अगर बन गया तो आप A, B, D, A, इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लिखना। किसके लिए? A, B, D, A के लिए। और एक किरचॉफ इक्वेशन आप लिखना है इसके लिए। किसके लिए? B, C, D, B। दो किरचॉफ इक्वेशन लिखनी है आपको, एक तो A, B, D, A के लिए और एक B, C, D, B के लिए। जल्दी लिखो एक बार। देखो किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो कि ए बी डी ए में अगर आपको डाउट आ रहा है, पहले ए से बी जाना है, फिर डी बी से डी आना है, फिर डी से ए आना है। और याद रखना है ए बी से डी जब आओगे ना तो बीच में जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस क्या लेना आप? जी। तो ए बी डी ए के लिए अपन लिखते हैं पहले, तो पहले अपन कहाँ जाएंगे? ए से बी, फिर अपन जाएंगे बी से डी, फिर वापस डी से ए। तो ए से बी जाओगे तो ध्यान से देखो, आप जा भी उधर रहे हो, करंट भी उधर है, तो अपन क्या लिखेंगे? माइनस I1 P, क्योंकि रेजिस्टेंस मैंने क्या लिया? P। बी पे पहुंच गए। अब बी से डी देखो, अब आप भी बी से डी रहे हो, करंट भी बी से डी है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? माइनस IG G, क्योंकि करंट तो IG है और रेजिस्टेंस कितना है? G। अब डी पे पहुंच गए, अब जाना है डी से ए। लेकिन ध्यान से देखो, आप डी से ए जाओगे पर करंट तो सामने से आ रहा है, तो अब आपने क्या लिखना है? प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0। है समझ में ABDA का? सेम B से DB का देखो, तो पहले आपको जाना है B से C। देखो आप जा भी इधर रहे हो, करंट भी इधर है, तो आप क्या लिखोगे? माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। माइनस IR लिखते ना, कि अगर जब आप जा रहे हो करंट भी वहां जा रहा है। अब आओ C से D, लेकिन ध्यान से देखो, आप जा रहे हो C से D, लेकिन करंट तो कहां से आ रहा है? सामने से आ रहा है। तो अब आपने क्या लिखना है? प्लस I माइनस I1 प्लस IG, और ये क्या रेजिस्टेंस है? S। अब D पे आप पहुंच गए। अब आप जाओ D से B, आप जा रहे हो D से B, करंट आ रहा है सामने से। आप कैसे जा रहे हो? ध्यान से देखो, आप जा रहे हो D से B पर करंट तो B से D आ रहा है, तो अब आपको क्या लिखना है? प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0।
लेकिन विटसन ब्रिज क्या है? विटसन ब्रिज का मतलब है कि वो क्या कंडीशन है कि इस गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो हो जाए। तो उस कंडीशन पे पहुंचने के लिए हम आईजी को क्या पुट कर देते हैं? हम आईजी को पुट कर देते हैं जीरो। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट है? जीरो। तो इन दोनों इक्वेशन में आईजी को जीरो पुट करो तो पहली इक्वेशन में क्या बच जाएगा? पहली इक्वेशन में बच जाएगा -I1P और आईजी तो जीरो है, मतलब ये टर्म तो जीरो हो गई, और प्लस क्या बच जाएगा? प्लस I माइनस I1 इंटू आर इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन तो अपने पास ये आ गई। कोई डाउट है ये इक्वेशन कैसे आई? मैंने पहली इक्वेशन में क्या किया? आईजी को पुट कर दिया जीरो। और अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। दूसरी इक्वेशन में आईजी को जीरो पुट करो तो ये आईजी तो जीरो हो जाएगा, तो वहां पे क्या बचेगा? वहां पे बचेगा -I1Q, और आईजी तो जीरो है तो मतलब ये टर्म तो जीरो हो गई। इसमें क्या बचेगा? प्लस I माइनस I1 इंटू एस इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो एक सेकंड रुकना, मैं इसको अगले साइड में शिफ्ट कर देता हूं। ये सब मैं लिख लिया, एक बार इतना लिख लो। एक बार इतना लिख लो और उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। तो मैं लिखता हूं इसमें, यहाँ पे डिवीजन कैसे करेंगे इक्वेशन का, ध्यान से देखो। तो -I1P और उसको उधर भेज दो I, तो ये हो जाएगा I माइनस I1 इंटू आर, और नीचे में भी -I1Q और हो जाएगा I माइनस I1 इंटू एस। और फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो -I1 से -I1 गया, इससे ये गया, तो आपकी क्या इक्वेशन बनी? आपकी इक्वेशन बनी P/Q इक्वल टू R/S। मतलब अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं होगा। गैल्वेनोमीटर क्या, मान लो बीच में कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उससे कोई भी करंट नहीं होगा। क्या, कौन सी इक्वेशन? P/Q इक्वल टू R/S। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने सिलेबस का, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। P/Q इक्वल टू R/S। इस पूरे डेरिवेशन को लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और जितना मैंने कराया बस उतना ही लिखना है। ओके, सबका ये हो गया। तो अब इस इक्वेशन को यूज कैसे करते हैं, है ना? तो इसको मैं आप सिंपल टर्म्स में लिख के बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। तो सपोज करो कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, और बीच में मान लो एक और रेजिस्टेंस है, और ये मान लो मैंने बैटरी लगा रखी है, और मान लो ये P है, ये Q है, मान लो ये R है, ये S है, और मान लो ये कोई रेजिस्टेंस है, मान लो A। तो कोई तुम्हें पूछे कि बताओ वो क्या कंडीशन है कि इस A से करंट ना हो, तो क्या कंडीशन है? P/Q इक्वल टू R/S, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक और इक्वेशन बन जाती है P/R इक्वल टू Q/S, मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसका मतलब करंट थ्रू A विल बी व्हाट? करंट थ्रू A विल बी जीरो। तो इस कंसेप्ट को अब इस इक्वेशन में तुम यूज करो। तो ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो आपके पास 150, एक सेकंड पहले हम विट्सन ब्रिज का क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 सेकंड। तो क्वेश्चन है ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, और ये 8 ओम है, और बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, और मैंने कनेक्ट कर रखी एक बैटरी, और इस बैटरी का पोटेंशियल है 10 वोल्ट। कितना पोटेंशियल है? 10 वोल्ट। आपको बताना है कि हर रजिस्टर से कितना करंट होगा। आपको ये बताना है कि यहाँ पे हर रजिस्टर से कितना करंट होगा। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपके पास 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 8 ओम है, बीच में 10 ओम है। ये बीच में कितना है? 10 ओम, और 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बताना है कि इस हर रजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा। सबसे पहले चेक करो क्या ये विट्सन ब्रिज है, क्योंकि अपने पास ये है 2 ओम, मान लो कि ये 4 ओम हो गया, ये R हो गया, और ये S हो गया।
चेक करो क्या P अपॉन R Q अपॉन S के बराबर है? देखो P 2 है, R 4 है, ये 4 है, ये 8 है, तो ये आ गया हाफ, ये आ गया हाफ, बराबर है। इसका मतलब इस 10 ओम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इसको रिमूव कर दो क्योंकि रेजिस्टेंस से कोई करंट तो पास कर ही नहीं रहा, तो इसको रिमूव कर दोगे तो अब अपनी सर्किट ध्यान से देखो क्या बचेगी। ये तो आ गया 2 ओम, ये आ गया 4 ओम, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 4 ओम और इधर क्या आ जाएगा? 8 ओम। ध्यान से देखो, अब अपन बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी कनेक्ट करी तो ये कितना आ गया? ये है 10 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, आया समझ में? तो अब अपन बैटरी से करंट निकाल देते हैं, आए यहाँ पे करंट निकाल पहुंचता है, यहाँ पहुंचता है। आप इसको सीरीज पैरेलल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किरचॉफ इक्वेशन आती है ना, तो ऊपर गया I1 तो नीचे कितना आएगा? I माइनस I1, ठीक है। अब नोडल पॉइंट्स लगा लो, क्या होंगे नोडल पॉइंट्स? A B C, मान लो ये D, ये मान लो E, ये F, ये G, ये H। तो अपने पास दो वेरिएबल है I1 और I, तो कोई भी दो लूप ले लो, है ना। तो कोई मान लो एक लूप ले लो आप, कौन सा? A B C D F G H A। एक बार तो आप ऐसे घूम लो, ऊपर से होते हुए आ जाओ, एक बार क्या करो आप ऐसे नीचे से होते हुए आ जाओ, दो इक्वेशन लिखो, सॉल्व करो, आपको दोनों आंसर मिल जाएंगे। कोई डाउट है विड्थ एंड ब्रिड्ज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? यहां से आगे कर लोगे तुम, दो कोई भी दो लूप लेने, है ना। आप एक लूप ये भी ले सकते हो, कौन सा? ये अंदर घूम जाओ, C से D चले जाओ, D से F आ जाओ, F से E आ जाओ और E से C आ जाओ। लेकिन क्या है कि अगर तुम्हें आंसर चाहिए तो एक लूप तो ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें बैटरी हो। क्या एक लूप तो पक्का ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें क्या हो? बैटरी। तो इस लूप में तो हमारे पास बैटरी है, इसमें नहीं है, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और क्लोज लूप होना चाहिए, जहां से चालू, ये नहीं कि BDG कर रहे हो, नहीं, जहां से चालू करोगे खत्म यहीं पे करना है ना। तो इसको बोलते हैं विड्थ एंड ब्रिज। विड्थ एंड ब्रिज है तो क्या कर सकते हो आप? बीच वाला रेजिस्टेंस रिमूव कर सकते हो। ओके, अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। आपको पता करना है कि A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? सोचो। A और B के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? तो ध्यान से अगर तुम देखो इस सर्किट में, तो तुम्हें ऊपर एक विड्थ एंड ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये वाला। ध्यान से देखो तो ये विड्थ एंड ब्रिज है, R अपॉन R, R अपॉन R। तो ये R क्या हो जाएगा? हट जाएगा कि नहीं हटेगा? आपको समझ में? आपको इसे विड्थ एंड ब्रिज ढूंढना पड़ेगा। विड्थ एंड ब्रिज कहाँ है? ये आपका विड्थ एंड ब्रिज बन जाएगा तो ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट पास करेगा ही नहीं। तो फिर ये सर्किट में क्या बचेगा? फिर ये सर्किट कैसे? उसको हटा दो, जो विड्थ एंड ब्रिज के बीच वाला रेजिस्टेंस है उसको रिमूव कर दो। तो उसको रिमूव करोगे तो क्या बचेगा? देखो एक आएगा ऐसे, और ऊपर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि बीच में तो हट गई। फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और फिर नीचे भी क्या है? एक रेजिस्टेंस। तो ये R, ये R, ये R, ये R और R। ध्यान से देखो, RR 2R हो जाएगा, और एक R, ये तीनों तुम्हारे किस में आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। तो मतलब क्या बचेगा? ऊपर वाला 2R, बीच वाला 2R और नीचे ही नीचे वाला R, ये तीनों किस में आ जाएंगे? तुम्हारे पैरेलल में। आया समझ में? तुम्हें विड्थ एंड ब्रिज ढूंढना पड़ेगा, कहाँ है विड्थ एंड ब्रिज ऐसे क्वेश्चंस में। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं तो मैं अगले पे आता हूँ, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, थोड़ा सा ऑड है, बट जब हमें बोला कि इसमें नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें इसमें ये जो R को हमने हटाया उसे लेना तो नहीं है? वैसे तो नहीं लेना है, बट तब भी नहीं लेना है। नहीं, वो तो हट गया ना। उस रेजिस्टेंस से जब कोई करंट ही पास नहीं कर रहा है तो मतलब ही क्या रह गया उसको। ओके, ये सबका हो गया, तो मैं अगले पे आता हूँ। अगला है ये,
आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। जरूरी नहीं है कि ये विड्थ एंड ब्रेड्थ से ही हो, हाँ ये मैंने क्वेश्चन दिया है, मेरा क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। जो दिमाग भी लगाना है, जरूरी नहीं है किरचॉफ का हो, आर इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा। ये सर्किट सबको समझ में आ रही है? ये एक वायर है, यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रही तो ध्यान से देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी क्या होगा, बी, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में तो कुछ है ही नहीं। और ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी क्या होगा, बी। और ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट बी क्या होगा, बी। और मान लो कि ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, सी। तो इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, बी और सी। इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, बी और सी। इस आर के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, बी और सी। मतलब ये तीनों तो किस में आ गए, पैरेलल में। आर आर आर, क्योंकि पॉइंट सेम है तो पैरेलल में, तो तीनों आर को पैरेलल में लोगे तो ये r/3 आ जाएगा। करके देखना, फॉर्मूला बताया ना पैरेलल का। और फिर ये आर किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4r/3। आया समझ में? ये सब बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक बोल रहा हूँ, टफ पे तो मैं गया ही नहीं अब तक। आया समझ में? पॉइंट मेथड, विट्सन ब्रिज मेथड, किरचॉफ मेथड, सब मेथड तुम्हें सीखने पड़ेंगे, टाइम लगेगा। अच्छा ये तुम्हें समझ में आ गया तो मैं अगले पे आता हूँ। ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा कि 2-3 लोग ही मांगते हैं स्लाइड मेरे से, बाकी तो लगता है कुछ मतलब ही नहीं किसी को। एनीवेज चाहिए तो मांग लेना है स्लाइड मेरे से। आप इसको सॉल्व करो, ए और बी के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, सॉल्व करो। तुम्हें इस लाइन का मतलब समझ में आता है ना कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है? इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें कि नहीं आता है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए और बी के अक्रॉस मान लो कि कोई बैटरी कनेक्ट कर दूं, अब रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान से देखो, कुछ तो बन रहा है यहाँ। तो इसका आंसर 1/r है क्या? इसका आंसर हाँ आर है, करेक्ट। देखो मान लो कि ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है। अब इसको अपन देसी तरीके से बनाते हैं। कैसे देसी तरीके से बनाएंगे? ये पॉइंट बी हो गया, तो बी और सी के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस है आर, तो बी और सी के बीच में आपका रेजिस्टेंस है आर, तो ये पॉइंट हो गया सी। अब सी और ए के बीच में भी रेजिस्टेंस है आर, तो सी और ए के बीच में भी रेजिस्टेंस है आर। अब ध्यान से देखो, बी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस है, तो बी और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, बी और डी के बीच में रेजिस्टेंस है आर, और वापस यहाँ पे भी एक क्या रेजिस्टेंस है आर, और बीच में क्या रेजिस्टेंस है, बीच में दोनों सीरीज में, दोनों को मिला दो 2r, ये आर सीरीज में ना। ध्यान से देखो ये क्या है, विट्सन ब्रिज है ना, तो ये तो गया काम से। तो क्या बचा, 2r और 2r पैरेलल में लो, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, r। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। है समझ में? कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके अगले वाला ट्राई करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत जगह मैंने देखा भी है, बहुत बुक्स में भी ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? ये क्वेश्चन है, आपको ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को मैं करना सिखाता हूँ तुम्हें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ए है तो इस पॉइंट को बी बोल दो, इस अच्छा बी तो पहले से है, तो इसको डी बोल दो, इसको सी बोल दो, और वो बी हो गया। तो ये पॉइंट तो अपना हो गया बी, ये पॉइंट अपना हो गया ए, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया सी। अब देखो कैसे करते हैं। पहले एक लाइन बनाओ और यहाँ पे लिखो ए। तो ए से लेके डी तक जाओगे तो बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मान लो कि ए से लेके डी तक जा रहा हूं और बीच में एक रेजिस्टेंस है, बीच में एक रेजिस्टेंस है आर। ए से एक और रास्ता कट रहा है, देखो ए से एक रास्ता कहाँ जा रहा है, सी की तरफ, तो ए से एक रास्ता जा रहा है सी की तरफ, और बीच में भी क्या है, बीच में भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब सी से ध्यान से देखो, तो अपना ये हो गया तुम्हारा पॉइंट सी। सी से अगर आप बी जा रहे हो तो बीच में एक रेजिस्टेंस आर है, तो मान लो कि ये पॉइंट बी है, बीच में एक रेजिस्टेंस आर है। और ध्यान से देखो तो बी और डी इनके बीच में भी रेजिस्टेंस है आर, तो बी और डी के बीच में भी रेजिस्टेंस है आर, लेकिन एक बच गई, कौन सी, ये वाली। तो ये वाली रेजिस्टेंस किसके बीच में, डी और सी के बीच में,
तो ये डी और सी के बीच में रेजिस्टेंस कितनी हो गई आर। तो ये क्या बन गया विट्सन ब्रिज। इसको तो हटा दो तो अपना आंसर इसमें भी कितना आएगा आर, क्योंकि आर और आर टू आर, आर और आर टू आर पैरेलल में आर। आया समझ में ये क्वेश्चन कैसे हुआ? इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कैसे किया तुम लिख लो, चारों पॉइंट्स लगाने और ऐसे रास्ता निकालना है। इसको इसमें कैसे कन्वर्ट किया है? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, वापस बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड ना, मैं इस स्लाइड को वापस बना देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, आर आर और आर, और यहाँ पे तो ये इस तरीके से है। तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, और ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है। इसको अपन विट्सन ब्रिज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो ये वाला पॉइंट ए है, तो ए पॉइंट लगाओ। तो यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक तो बी की तरफ जा रहा है, तो एक अपन बी की तरफ भेज देते हैं। मान लो ये बी है और ए और बी के बीच में आर है, और यहाँ से एक रास्ता कहाँ जा रहा है, सी की तरफ, एक रास्ता सी की तरफ जा रहा है, तो बीच में क्या रेजिस्टेंस है आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सी से वापस आपके दो रास्ते जा रहे हैं, एक सी से डी जा रहा है, तो सी से डी जा रहा है, तो बीच में क्या रेजिस्टेंस आ गया तुम्हारा आर, ये डी है। और ध्यान से देखो तो डी और बी के बीच में भी क्या रेजिस्टेंस है, डी और बी के बीच में भी रेजिस्टेंस है आर, तो यहाँ पे बीच में भी क्या आ गई आपकी रेजिस्टेंस आर। और ध्यान से देखो तो ये वाला बच गया, तो बी और सी के बीच में भी क्या है आर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, विट्सन ब्रिज में। तो ये वाला आर कट जाएगा। आया समझ में ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? ओके, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होगी। कोई आंसर बोलेगा नहीं, ध्यान से देखो, सोचो इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है ए और बी के बीच में कितनी रेजिस्टेंस होगी। ओके, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये भी क्या होगा बी, ये भी क्या होगा बी, क्योंकि यहां और यहां के बीच में तो कुछ है ही नहीं। ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, और ये बी है तो ये भी क्या होगा बी। ध्यान से देखो तो इन चारों रजिस्टर के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, चारों के अक्रॉस क्या पॉइंट्स है, ए और बी, मतलब चारों पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया r/4। आया समझ में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? ये स्लाइड ले लेना मेरे से, अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चंस लिख लो पहले। तो आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है R, ये एक रेजिस्टेंस है R, ये एक रेजिस्टेंस है R, ये 2R है, ये एक रेजिस्टेंस है R, और ये एक रेजिस्टेंस है R, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पे सेम R R R R और R, और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है। आपको बताना है कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R और R, चारों R है, बीच वाली 2R है, ये R है, R R R R R, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? सोचो, क्या आपको यहाँ पे कोई विट्सन ब्रिज दिख रहा है? सर इसका आंसर 3R है। कितना? आंसर सर 3R है क्या? आंसर 3R नहीं यार, 3R नहीं है। ध्यान से देखो तो ये आपका विट्सन ब्रिज है, ये आपका विट्सन ब्रिज है। तो यहां पे तो आप इस R को क्या कर सकते हो, काट सकते हो, लेकिन ये आपका विट्सन ब्रिज नहीं है।
ध्यान से देखो क्यों नहीं है। विट्सन ब्रिज में क्या होता है, विट्सन ब्रिज ऐसा होता है, आया समझ में, और बीच वाला अपन रिमूव करते हैं, बीच में एक रेजिस्टेंस होता है। और ध्यान से इस डायग्राम को देखो, ये कैसा है, ये ऐसा है, डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। तो ये वाला विट्सन ब्रिज नहीं है, तो ये R और R 2R, ये R और R 2R, और ये 2R 2R तीनों किस में चले जाएंगे, पैरेलल में। ये तो हो जाएगा R, और यहाँ पे ये वाला R कट जाएगा, तो 2R 2R पैरेलल में। तो इधर R आ जाएगा, इधर R आ जाएगा, और इधर 3 2R है, तो इधर आ जाएगा 2R/3। तो ये तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या है, 2R/3 + 2R। आया समझ में। विट्सन ब्रिज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये विट्सन ब्रिज होता है, नीचे वाला विट्सन ब्रिज नहीं है। क्लियर हुआ तुम्हें कि विट्सन ब्रिज कैसे पता करते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज आप लिख लो क्योंकि अब मीटिंग खत्म होने वाली है। विट्सन ब्रिज में अगर आप बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब है ये, जैसे अपने पास मान लो कि ये विट्सन ब्रिज है, ये अपनी 4 रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो P Q R S, और मान लो बीच में मैंने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है G, और मान लो मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से। तो कोई तुम्हें पूछे कि मैं बैटरी गैल्वेनोमीटर की जगह लगा दूं और गैल्वेनोमीटर बैटरी की जगह लगा दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लोग मुझे प्रूव करके दो। क्या क्या गैल्वेनोमीटर और बैटरी को आपने इंटरचेंज कर दिया तो भी सर्किट की रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, ये आप मुझे करके बताओगे। राइट नाउ आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट है किसी को? देवांश, आपको डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास चालू होगी ना, तो अभी 2 मिनट पहले चालू कर दूंगा। तो कोई डाउट है किसी को? यार मेरे को तो ये आवाज साफ नहीं आ रही है। किसी को अगर डाउट है विट्सन ब्रिज में, किरचॉफ्स लॉ में, ये स्लाइड जिसको चाहिए वो मांग लेना, है ना। इसमें काफी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं। ओके, अगर डाउट नहीं है तो आप इस मीटिंग को लीव कर सकते हो कि वैसे ही खत्म हो रही है। ओके।